पास करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकेंड ईयर फिज़िक्स है और चैप्टर नंबर हमारा 17 है और इसमें हम जनाब एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स चैप्टर का नाम है। और जनाब जो है वो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फोटॉन। इस फोटॉन का नाम आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना हुआ है और जब क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से हम बात करेंगे तो ये फोटॉन कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कूद पड़ेगा, कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आपको इस फोटॉन के बारे में चंद बेसिक बातें हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए। ये बातें पता रहेंगी तो आगे टॉपिक्स में आपको आसानी रहेगी। इस फोटॉन को अगर आप देखो तो हम बोहर के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं, घूमते फिरते आया था। आज ज़रा तफसील के साथ, डिटेल के साथ कुछ बातें बता देते हैं और कुछ एक आध दो सवालात भी कराएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ोटॉन की अहमियत कितनी ज़्यादा है। देखो बेटा, जब हम 19 सेंचुरी में थे ना, तो उस वक्त तक जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसका बड़ा अरूज था। क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत अरूज था, मगर जब 20वीं सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो पता ये चला, और जब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी तो पता ये चला कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हो, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो, तो ऐसे पार्टिकल्स पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती है। फिर वहाँ से हमने इसका नाम रखा गया, उसको कहा मॉडर्न फिज़िक्स, और फिर उसी वजह से कहा गया कि ये एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है। बेसिकली हम पहले जो फिज़िक्स पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ दीज फिज़िक्स आर ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर थी। मगर जब आपके पास 20वीं सेंचुरी शुरू होती है तो पता चलता है कि हर जगह क्लासिकल मैकेनिक्स इस्तेमाल नहीं होगी। कोई छोटे पार्टिकल हों जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। रिलेटिव मैकेनिक्स पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। यही वजह है कि हमने उसको मॉडर्न फिज़िक्स का नाम दिया। और जब हम बात करते हैं मेरे बेटा मॉडर्न फिज़िक्स की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा फोटॉन। कौन पार्ट प्ले करता है? हमारा फोटॉन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब ये फोटॉन साहब कौन होते हैं, ज़रा इनके बारे में देखते हैं। फोटॉन क्या होता है, ज़रा सुन ले गौर गौर से, कि फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है दैट हैज़ नो चार्ज एंड नो मास। अ पार्टिकल दैट हैज़ नो चार्ज एंड नो मास इज कॉल्ड एज फोटॉन। इसको फोटॉन कहते हैं। इसका नाम क्वांटा भी होता है, इसको पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इट कैन इंटरेक्ट विद ऑल चार्ज पार्टिकल्स एज वेल एज न्यूट्रल वंस। इसमें खसूसी बात यह है मेरे बेटा कि वैसे आमतौर पे चार्ज पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, इंट्रैक्शन रखते हैं, मगर मेरे बेटा जो फोटॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, वो चार्ज पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। और ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। क्या होते हैं मेरे बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं एंड कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर्स होते हैं, यानी कि कैरी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करते हैं। जब इंशाल्लाह मौका आएगा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी डिटेल से तफसील से बताएंगे। अब आती है प्लांक्स लॉ या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जिस तरीके से जो अहमियत क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ को हासिल है। क्या कहता है सेकंड लॉ? एफ इजिकल टू एम ए। क्या कहता है मेरे बेटा? एफ इजिकल टू एम ए कहता है। और आपने देखा, जितनी आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने देखा कि एफ इजिकल टू एम ए कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कूद पड़ता है और उसको कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही अहमियत न्यूटन के सेकंड लॉ एफ इजिकल टू एम ए जैसी अहमियत हासिल है किसको? प्लांक्स लॉ को क्वांटम फिजिक्स में। किसके अंदर? क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। आसान जुबान के अंदर बता रहा हूं, बिल्कुल न लगी लिपटी में रखे बगैर। क्वांटा कहते हैं, फोटॉन का एक और नाम क्वांटा होता है। क्वांटा क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। क्वांटा के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स नाम होगा। क्या नाम होगा उसका? क्वांटम फिजिक्स जनाब उसका नाम होगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं।
अब प्लांक्स लॉ क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक जो लाइट होती है, लाइट का एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इसको मेरे बेटा जो लाइट होती है उसका एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, या उसको क्वांटा भी, या उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, और फोटोन का एक और नाम क्या है, क्वांटा है। द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जो इसकी एनर्जी होती है, चूंकि वेव है, वेव होगी तो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये न्यू सिंबल बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। जो सिंबल यहाँ बना हुआ है इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट का नाम होता है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या नाम होता है इसका, प्लांक्स कांस्टेंट इसको कहा जाता है। एच क्या है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या बेटा, हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होती है। पक्की याद होनी चाहिए। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते थे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट था जी, स्मॉल जी, जिसका नाम था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ना। और ये जी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पड़ता था। जो स्मॉल वाला जी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, ये कभी भी कहीं भी किसी भी फार्मूले में कहीं से भी आ जाता था, ऐसा था नहीं था। यही हाल प्लैंक कांस्टेंट का है। यही हाल किसका है मेरे बेटा, यही हाल प्लांक कांस्टेंट का है। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त प्लांक कांस्टेंट आपका किसी भी फार्मूले में कहीं पर भी किसी भी लम्हे किसी भी वक्त प्लांक कांस्टेंट आपके पास आ सकता है। क्या सकता है आपके पास, प्लांक कांस्टेंट हमारे पास जनाब आ सकता है। ये ख्याल रखिएगा, इसकी वैल्यू आपको पक्की याद होनी चाहिए। किसकी, जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको पक्की, इसकी वैल्यू आपको जनाब जो है वो याद होनी चाहिए कि प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास होती है, वो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है मेरे बेटा, 9 कितनी होती है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है। पक्का याद होना चाहिए, बता दूं मैं। आपने देखा होगा बोहर के अंदर भी बाद दफ़ा घूम घूम के सामने आपके आ रहा था, ठीक है ना जी। तो ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी भी हम आगे जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक इस चैप्टर में हमारे रह गए हैं, चाहे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे कॉम्पिटेंट इफेक्ट हो, चाहे पेयर प्रोडक्शन हो, हर जगह कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त प्लांक कांस्टेंट हर जगह आपके पास रहेगा, साथ साथ चलेगा प्लांक कांस्टेंट आपके। एच से मुराद प्लांक कांस्टेंट है, ई इक्वल टू एच न्यू। अब एक और फार्मूला होता है, न्यू लैम्डा बराबर होता है सी के। न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है, सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो फोटोन होता है ना, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन खुद कौन है, फोटोन तो लाइट है ना। फोटोन कौन है, फोटोन खुद कौन है, लाइट है। फोटोन खुद कौन है मेरे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है। लिहाजा फोटोन की जो एनर्जी है, कहीं मैं लिख देता हूं इट्स एनर्जी। फोटोन की जो एनर्जी होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास होती है, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू सी। इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। अभी हमने पढ़ा हुआ है पीछे, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के मेरे बेटा बराबर होती है। यानी किसके बराबर होती है, सी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है मेरे बेटा, सी के बराबर होती है। वैल्यू आप लोगों को याद होगी, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। जब भी फोटोन की बात करूंगा उसकी वेलोसिटी फिक्स है। कितनी वेलोसिटी होगी मेरे बेटा, जब ये फोटोन की बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड मेरे बेटा उसकी वेलोसिटी होगी। चूंकि न्यू लैम्डा सी के बराबर है तो यहां से न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो लैम्डा जो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जो लैम्डा दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा तो डिवाइड हो जाएगा। जो लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ चला गया तो डिवाइड हो जाएगा। अगर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे, कहाँ मेरे बेटा,
जहाँ पर न्यू हमने लिखा था, क्या लिखा था जहाँ मेरे बेटा, हमने न्यू लिखा था, न्यू की जगह पे कर सकते हैं मेरे बेटा, जहाँ पर न्यू लिखा था वहाँ पर सी अपॉन लेमडा आ जाएगा। लिहाजा इसकी जो फार्मूला बन जाएगा मेरे बेटा किसके बराबर हो जाएगा, जो फार्मूला इसका हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। जो फोटोन होता है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच सी अपॉन लेमडा होती है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच सी अपॉन लेमडा हमारे पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंस, जो अहमियत एफ इजिकल टू एम ए को हासिल है, क्लासिकल मैकेनिक्स में वही इंपॉर्टेंस, वही अहमियत किसको हासिल है, ई इजिकल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा को ये वैल्यू हासिल है। कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले इसके ऊपर। ये हमने पहले भी, अगर आप देखो ना बेटा, बोहर के अंदर भी इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। बोहर के जो न्यूमेरिकल किए थे उसके अंदर भी हमने इसको किया था, और जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी भी थी। मगर यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को आपको रिमाइंड कराया जाए, आपको याद दिलाया जाए, क्योंकि वजह इसकी ये है कि आगे हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर, यानी कि प्लांक्स लॉ पर बेस करेगा। किस पर बेस करेगा, प्लांक्स लॉ पर बेस करेगा, जिसकी वजह से इस फार्मूले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, जैसे कि आपने देखा कि हम इसके जरिए एनर्जी मालूम कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कह लें, सवाल कह लें, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी मालूम करनी है। वेवलेंथ गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी वेवलेंथ गिवन है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसकी वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी हमने मालूम करनी है। डेटा देखते हैं, गिवन की बात करते हैं। लेमडा 4000 एंगस्ट्रॉम है। लेमडा क्या है मेरे बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पता है कैसे करते हैं, याद है, डिवाइड कर देते हैं 10 की पावर -10 से। किससे डिवाइड कर देते हैं मेरे बेटा, 10 की पावर -10 से। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, क्या लिखे नीचे मेरे बेटा, 10 की पावर क्या लिख दे चंदा, अगर 10 की पावर -10 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, आपको याद होगा कि एंगस्ट्रॉम को कैसे मेरे बेटा मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको 10 की पावर -10 से मेरे बेटा डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पर लगा दो -10, 1 एक्सपोनेंट -10 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे बेटा ये एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात और समझ लेना गौर से, मैंने शुरू से बात कह रहा हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व होंगे वो हमेशा SI यूनिट में सॉल्व होंगे, यानी फार्मूले में जाते हुए जब वैल्यू आप फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, जब वैल्यू आप फार्मूले के अंदर पुट करोगे, तो लाजिम है कि वो वैल्यू आपके पास जो है वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हो, यानी वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में होना लाजमी है। वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में होना लाजमी है। डिवाइड करेंगे 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा। सी फिक्स होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है मेरे बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी दफ़ा इसको लिखो, ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना वो 10 की पावर में घपलेबाजी आ जाती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जनाब जो है वो सी की वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं इसको, और हमने एनर्जी मालूम करनी है। फार्मूला क्या बताया आपको एनर्जी का, एच सी अपॉन लेमडा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको वेवलेंथ पता है आप एनर्जी मालूम कर सकते हैं। एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, 3 इंटू 10 की पावर, और ये सी की वैल्यू आपको पता है। ये फिर जनाब ये इसको जो है ना वो 10 की पावर 8 है। 10 की पावर हमारे पास जनाब 8 मौजूद है। ये वैल्यू हम उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 4.972 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगी। चूंकि इसमें जो वैल्यूज फार्मूले में सब्सटीट्यूट की गई थी वो SI यूनिट पे थी, लिहाजा जो आंसर आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा। जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। मगर फोटोन की एनर्जी को मगर फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें करते हैं मेरे बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। आपको याद होगा हमने किया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। अगर इसको डिवाइड कर दे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आंसर किस में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो, जब हमने बोहर के न्यूमेरिकल किए थे तो वहां भी हमने वेवलेंथ निकाल कर एनर्जी निकाली थी। यह फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर लगते कुछ है होते कुछ है। ये फार्मूला आपको करा दिया। इस पर कोई सवाल है बेटा, इस पर तो कोई सवाल लगता नहीं मेरे को होना चाहिए। अब मेरे बेटा देखो एग्जाम में सवाल आया, 2004 में।
2004 में हमारे पास एक सवाल आया है, व्हाट मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एन एक्सरे ट्यूब in order to produce X-ray with a wavelength of 0.1 into 10 की power minus 10 meter. What minimum energy is required in an X-ray tube in order to produce X-ray with a wavelength of 0.1 into 10 की power minus 10 meter. अब जब ये सवाल आपके सामने आएगा तो आप बोलोगे सर ने तो एक्सरे पढ़ाया ही नहीं। जब आपके सामने सवाल आएगा तो बज़ाहिर आपका जवाब ये होगा, और होना भी चाहिए, शायद जवाब आप यही देंगे कि सर ने एक्सरे तो सर ने पढ़ाया नहीं है, ये सवाल कहाँ से आ गया। तो भाई इसमें एक्सरे लिखा हुआ है, इसका एक्सरे से कोई ताल्लुक वालू है नहीं। वजह इसकी ये है कि एक्सरेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एक्सरेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। एक्सरेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वेवलेंथ आपको गिवन है, एनर्जी मालूम करनी है, इतना सा काम है। इतनी सारी कहानी सुना दी है, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, एक्सरे ट्यूब के अंदर होना चाहिए, एक्सरे पैदा करनी है। आसान जुबान में समझ लो सवाल, द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि ये वही सवाल है कि अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आपने एनर्जी मालूम करनी है। इफ़ यू नो द वेवलेंथ, अगर आपको वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ मालूम करनी है, तो आपने मेरे बेटा एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और उसके लिए मेरे बेटा हमारे पास फार्मूला वही पुराना वाला, गिवन क्या है मेरे बेटा, वेवलेंथ गिवन है 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। बिल्कुल वही सवाल है डिटो। अब यहाँ आप अल्फाज ऐसे घुमा देते ना, आदमी चकरा जाता है, ये क्या हो गया। आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, सवाल को तवज्जो से ध्यान से पढ़ेंगे, सब बातें वही होंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास एनर्जी है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। एनर्जी किसके बराबर होती है, एच सी अपॉन लेमडा के बराबर होती है। वही आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, वही सारी वैल्यूज़ आपने मेरे बेटा सब्स्टिट्यूट कर दी है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड कुछ पसंद नहीं है इसको, जब भी लिखो ये पीछे सही लिखा हुआ है। ये जब स्लाइड शो पे चलाते हैं तो ये स्लाइड शो पे आने के बाद पावर खा जाता है। ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास है जनाब अली। चले 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास हो गया है। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऐसे अंदाजन कैलकुलेट किया था। 1.989 10 की पावर माइनस 16 जूल है। अगर किसी के पास राइट नाउ कैलकुलेटर है मौजूद, सामने पड़ा हुआ है, तो ज़रा मुझे वेरीफाई कर दो कि सही है नहीं सही है। मैंने ऐसे ही किया था, कैलकुलेटर था नहीं मेरे पास, मैंने ज़ुबानी किया है इसको बगैर कैलकुलेशन के। और मेरे बेटा इसके बाद ये जूल में आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ज़रा मुझे कंफर्म कर दो ये आंसर यही है कि नहीं है। एक मिनट दे रहे हैं, ज़रा देख लो, वेरीफाई कर लो कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। हाँ भाई, कोई कर रहा है? कर रहे हो या आगे बढ़े? कोई कर रहा है तो हाथ रेस कर दे कि मैं फिर वेट करूँ ना, आगे बढ़ूँ, जो आगे बढ़ जाए। कोई नहीं कर रहा लग रहा है भाई, सब कंबल में लेट के क्लास ले रहे हैं, सर्दी के मजे ले रहे हैं। चले जी, कोई नहीं कर रहा भाई। पहले उसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, अगर आंसर में कोई इश्यू हो तो मुझे बता देना, मुझसे शेयर कर लेना। गानिया ने कर लिया मेरे बेटा, बताना बेटा ये आंसर है। सर एक्सपोनेंट -14 है यहाँ पर जी। 14 नहीं आएगा यार, दोबारा करो सर देखो। -14 आ रहा है। अबे कैसे 14 आएगा मेरे बेटा, -40 देखो तो 34 ये है, 10 ये है। 34 में से 10 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 6 को 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 19 हो जाएगा। वो नीचे वाले पॉइंट से ख़त्म होगा तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा। देख लो, किसी और ने किया तो देख लो बेटा। मेरे हिसाब से तो 16 आ रहा है, 14 नहीं आएगा। वो लिखा था 3 इंटू के बाद एक्सपोनेंट का बटन दबाते हैं, इंटू 10 मत लिख देना। एनीवन एल्स हैज डन दैट? मेरा मंसूर जी बेटा बोलो। जी सर यही है, यही है, एक्सपेरेंट -14 है। 14 है? मैं 14 नहीं जी आ रहा सर। यार, 14 आ रहा है। चलो मैं, आप देख ले, बाकी लोग भी जरा चेक कर लेना। -14 आप कह रहे हो तो मेरा दिल नहीं मारा, पता नहीं क्यों भाई।
ये देखो ना बेटा, ये -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 24 में जब 8 ऐड करोगे तो 16 आएगा। जिस आप 16 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 14 आएगा आप कह रहे हो। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं भाई। 14 कह रहे हो, जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है बेटा? ये कह रहे हैं 14 आएगा। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटा 14 आएगा। गानिया की बात गानिया दुरुस्त कर देता है बात भाई। और वैसे डिवाइड करें कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर ये तो नहीं आ रहा होगा जो मैंने लिखा है। अब आंसर क्या आ रहा है बेटा? डिवाइड करो 1.6 10 की पावर -19 से। कितना आ रहा है? 1.243 10 की पावर -5 ऐसे ही आ रहा है। बोलो यस सर। कितना आ रहा है? सर वन 124.3 एक्सपोनेंट 3 है, तो वो आप डेसिमल चलो चेंज ठीक कर है लेंगे ठीक तो है, एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। 124.3 है, ठीक है ना? और क्या है मेरे बेटा? एक्सपोनेंट 3। इंटू 10 की पावर 3 है, ऐसी है ना? इंटू 10 की पावर 3 है, ये आंसर जूल में होगा। अभी मैं सही करता हूँ उसको, देखो ना बात ठीक है। और जनाब जो 10 की हमारे पास पावर है, ज़रा देख लो मेरे बेटा, 10 की पावर यहाँ पर 3 है। चलो ये आ रहा है बेटा आंसर। अब एक काम करो, अब मेरे बेटा इस आंसर को ना डिवाइड कर लो। इस आंसर को मेरे बेटा क्या करो, इस आंसर को डिवाइड कर लो 10 की पावर 6 से। मैं बताता हूँ क्या करना है भैया को। इस आंसर को आपने मेरे बेटा क्या करना है, इस आंसर को डिवाइड कर लो किससे मेरे बेटा? 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 से। 1 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड कर ले। 10 की पावर 6 से डिवाइड कर ले। अब बता कितना आंसर आ रहा है बेटा? इसको 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 से डिवाइड करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। वो 10 की पावर 6 से इसलिए किया है, वो आंसर मैंने ठीक लिखा है। ये बेसिकली यूनिट पे फर्क है। अल्लाह, इसकी यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा ये डिवाइड करने पे आ रहा है, ये 0.1234 आ रहा होगा आंसर, जो मैंने लिखा है ये आंसर आ रहा होगा। हो गया पहला सवाल। चले अब आ गया आंसर, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आंसर हो गया। सवाल वही है, देखो टाइपिंग में मिस्टेक का इतना बड़ा मतलब खड़ा हो गया। चलो खैर, इसको कर लीजिएगा। बज़ाहिर ये सवाल एक्सरे का लग रहा है, मगर ये सवाल एक्सरे का है नहीं। इसको एक तरह स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना ले लीजिएगा, ताकि सामने मैंने आपको क्रिएशन कर दी है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उठाएगी इसकी। 10 की पावर 6 के मतलब मेगा होता है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? मेगा होता है। तो उसको अपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। मेगा में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लें जल्दी से, जरा टाइम भी पता नहीं आगे पीछे हो गया। ये सवाल है, ये फिर अगेन सवाल है 2004 का। कंपेयर द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ कंपेयर द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2 × 10 की पावर -6 मीटर with the energy of an X-ray photon of wavelength 2 × 10 की पावर 6 मीटर। हमने करना ये है मेरे बेटा, एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 2 × 10 की पावर -6 मीटर। उसको एक एक्सरे फोटोन से कंपेयर करना है। एक्सरे का मतलब होता है कि उसकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी। एक्सरे की वेवलेंथ 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होती है।
एक्सरे फोटोन से कंपेयर करना है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। ये आपका सवाल 2004 का सवाल है, गौर से देखिएगा। डेटा जरा सुन ले, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं, फोटोन की वेवलेंथ जिसको लैम्डा पी कह देते हैं। लैम्डा के मतलब वेवलेंथ, पी से मुराद फोटोन। 2 × 10⁻⁻6 मीटर है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा एक्स। एक्स को लिख दिया मेरे बेटा, एक्सरे है। 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, EP/EX। एनर्जी ऑफ फोटोन को कंपेयर करना है एनर्जी ऑफ एक्सरे से। ईपी से मुराद क्या है, ईपी स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। ईपी स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, ईएक्स स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ एक्सरे। इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है, इनका रेशियो मालूम करना है। अमूमी तौर पे जो रिक्वायर्ड होता है, उस रिक्वायर्ड में कोई एक ही चीज होती है। यहां कह रहे हैं कंपेयर करें। क्या कह रहे हैं, कंपेयर करने का मतलब होता है दो चीजों को डिवाइड करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं। EP/EX का रेशियो मालूम करना है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Hc/λ। पीछे पढ़ा हमने, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Hc/λ हमारे पास फार्मूला होता है। Hc/λ हमारे पास मेरे बेटा फार्मूला होता है। जब P की बात करेंगे, फोटोन की बात करेंगे, तो H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, लैम्डा P आ जाएगा। और जब एक्सरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, EX हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये EX हमारे पास जनाब ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बेटा, ये हमारे पास EX हमारे पास हो जाएगा। और EX किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, जो EX हमारे पास हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Hc/λx। फोटोन बोला तो P लगा दिया, X से बोला तो X लगा दिया। फोटोन बोला तो P लगा दिया, एक्सरे बोला तो X लगा दिया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर लेते हैं। हमने क्या मालूम करना है, EP/EX। तो क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो EP/EX, ऊपर EP आ गया। देख लेना गौर से बेटा, ऊपर हमारे पास क्या आ गया मेरे बेटा, ऊपर हमारे पास जो EP की वैल्यू थी, यहां से गौर से देखना बेटा, EP की वैल्यू यहां पर आ गई। और नीचे हमारे पास कौन था मेरे बेटा, EX था। तो EX की वैल्यू क्या कर, जहां पर EX था वहां पर मैंने ये वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। लेफ्ट से लेफ्ट डिवाइड हो गया, राइट से राइट डिवाइड हो गया। अब क्या होगा मेरे बेटा, Hc ऊपर है, Hc नीचे है। पहले तो उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आए, जो पर्पल से लिखा है ना बेटा, Hc/λx, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आए। जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जो Hc/λx था, जब वो पलटेगा तो λx ऊपर आ जाएगा, Hc नीचे आ जाएगा। λx ऊपर आ जाएगा, Hc मेरे बेटा नीचे आ जाएगा। क्या फायदा हो गया, Hc से Hc आपके पास कैंसिल हो जाएगा। Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EP/EX λx/λp। λx/λp हो जाएगा। यानी जो वेवलेंथ का रेशियो होता है वही एनर्जी का रेशियो होता है। जो वेवलेंथ का रेशियो होता है वही एनर्जी का रेशियो होता है हमारे पास। हमने वैल्यू पुट कर दी λx की, वैल्यू पुट कर दी किसकी मेरे बेटा, हमने वैल्यू पुट कर दी λx की, और उसके साथ साथ हमने मेरे बेटा किसकी वैल्यू पुट कर दी है, उसके साथ साथ हमने वैल्यू पुट कर दी है λx। ये उल्टा हो गया मेरे ख्याल में, लैम्डा ये सब उल्टा हो गया। ये λx ऊपर है, λp नीचे है। मुझे लग रहा था डाउट हुआ है। जो λp हमारे पास था, इस पे जो पावर हमारे पास थी मेरे बेटा वो -6 थी। और जब मैं EX की बात करता हूं तो यहां पर जो पावर मेरे पास थी वो -10 थी। इन दोनों पावर्स को जब हम डिवाइड कर लेंगे मेरे बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 तो हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, जो 2 से 2 हमारे पास था वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक जो 2 से 2 हमारे पास था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और मेरे बेटा हमने क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -4 बचेगा। EX यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम देखते हैं कि EX किसके बराबर होगी, EP किसके बराबर है, 10 की पावर -4 EX। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं जुमले में कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 की पावर -4 टाइम्स द एनर्जी ऑफ एक्सरे। फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एक्सरे की एनर्जी का 10 की पावर -4 टाइम्स होती है। ठीक है मेरे बेटा, तो ये ज़रा देख लीजिएगा, सवाल 2004 में आया था। वही फार्मूले हैं, जलेबी की तरह घुमा घुमा के सवाल बनाते हैं। ये सेकंड ईयर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मुश्किल इसीलिए होते हैं कि जो सामने सामने के फार्मूले होते हैं, उन्हीं मासूम मासूम फार्मूलों के साथ ऐसा ऐसा काम करते हैं ना कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। दूसरी बात ये मेरे बेटा, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो हमने लास्ट क्लास में हमने व्हाट्सएप पे आपको एक वीडियो शेयर की थी, एक स्टोरी थी।
वो स्टोरी जिन लोगों ने नहीं देखी है वो स्टोरी को देख लीजिएगा। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे जनाब वाली कॉम्पिटेंस, आपकी वो स्टोरी थी, एक ऐसी यूट्यूब पर देख रहा था, मुझे मिल गई थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लें, बड़े मज़े की स्टोरी है, उसको ज़रा देखिएगा आप लोग, फिर हम कल की क्लास पे उसको कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आता है, और आगे जो टॉपिक चलेंगे ना वो इनकी मदद से चलेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि पहले एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो दूसरे टॉपिक के अंदर हेल्प आउट करता है, दूसरा पढ़ते हैं वो तीसरे में हेल्प आउट करता है। वो 20 से एक टॉपिक मिस हो जाएगा तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। 20 से एक टॉपिक मिस हो जाएगा तो सारा के सारा मामला ख़राब हो जाएगा। टाइम ज़रा शॉर्ट हो रहा है, 8 मिनट हमारे पास है। फोटोन के बारे में जैसे कि बताया आपने कि फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसमें लाइट ट्रैवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन जब रुका हुआ होता है तो फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता। जब फोटोन रुक जाता है, ब्रॉड टू रेस्ट होता है, तो वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। मास एनर्जी रिलेशन के तहत उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। हाउ एवर इन व्हेन इट ट्रेवल्स इट एक्वायर्स मास, जब ये ट्रेवल करता है तो इसके अंदर मास होता है जिसका नाम रिलेटिव मास भी होता है। यानी कि फोटोन जब मूवमेंट के अंदर होगा, मोशन में होगा, तो उसके अंदर मास होगा, रुक जाएगा तो मास नहीं होगा। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटोन होता है वो मेरे बेटा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है। जो फोटोन होता है मेरे बेटा वो कैसे ट्रेवल करता है? जो फोटोन आपका होता है वो फोटोन ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटोन हमारा होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये राइट, स्पेलिंग में इतनी मिस्टेक हो जाती है। जो फोटोन हमारे पास है मेरे बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट से जनाब ट्रैवल करता है। फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। जो फोटोन की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी उसकी वी सी के बराबर होगी। फोटोन का जो वी होगा मेरे बेटा किसके बराबर होगा? जो फोटोन का वी होगा वो सी के बराबर होगा। अब हमने इसका मोमेंटम मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? हमने इसका मोमेंटम मालूम करना है। इफ मास ऑफ फोटोन इन मोशन इज एम, जब फोटोन मूव कर रहा है तो इसका जो मास है मेरे बेटा वो एम है। मास कितना इसका? एम है। देन इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जी बेटा राफिया जल्दी सवाल कर लो, जल्दी से कर लो, टाइम शॉर्ट हो रहा है। सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें -6 और -10 तो +4 होगा ना? वो उल्टा हो गया ख्याल में, मुझसे मिस्टेक हुई है, मुझसे ऊपर वाला माइनस आएगा, नीचे वाला गलती हुई है मुझसे, मैंने बाद में गलत कर दिया, पहले सही लिखा था बाद में गलत लिखा है उसको मैंने। ज़रा तुम सिर्फ सॉल्व कर लेना रफ पे, फिर देख लेना मुझसे, ठीक है? मुझे टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, कुछ बाद में मिस्टेक हुई है। आप घर पे कर लेना, फिर मुझे तस्वीर शेयर कर लेना, ठीक है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी हमारे पास होगा, और मेरे बेटा जो मास होता है वो m है, वेलोसिटी c है। मास कितना है मेरे बेटा? m है, वेलोसिटी कितनी है? c है। लिहाजा मोमेंटम किसके बराबर होगा? m इंटू सी के बराबर होगा। फोटोन का जो मोमेंटम होगा मेरे बेटा, फोटोन का जो मोमेंटम है वो m इंटू सी के बराबर होगा। फोटोन कम, इसको मुकम्मल कर लूँ बेटा, फिर पीछे आकर मैं कर देता हूँ उसको, ठीक है राफिया? अब हम ये भी जानते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी एनर्जी mc² होती है, होती नहीं होती है? ये हमने जो रिलेटिव मोशन पढ़ी और जो हमने रिलेटिव मैकेनिक्स पढ़ी वहाँ हमने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो mc² के बराबर होती है। उसके अलावा अभी हमने क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ा कि एनर्जी तो hc/λ होती है। एनर्जी क्या होती है? hc/λ होती है। अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया जाए, सुनना गौर से ध्यान से, अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया जाए तो mc² किसके बराबर होगा? hc/λ होगा। किसके बराबर होगा? hc/λ के जनाब बराबर हो जाएगा। c² को ब्रेक कर लेते हैं, जो c² था मेरे बेटा, इस c² को ब्रेक कर लेते हैं, c और c में ऐसी होगा ना भाई। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। c और c में ब्रेक कर लेते हैं। जब मेरे बेटा इसको c और c के अंदर ब्रेक करोगे तो यहां पर आ जाएगा m और c। क्या आ जाएगा बेटा? m और c। और m और c किसके बराबर है? m इंटू सी किसके बराबर है? जो m इंटू सी है वो तो मोमेंटम के बराबर है। m इंटू सी किसके बराबर है? मोमेंटम के बराबर है। इसकी जगह पर p आ, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं p से, तो p इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा? hc/λ के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? hc/λ के बराबर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो c दोनों तरफ है, c को c से कैंसिल करा देते हैं, और हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा मोमेंटम का वो क्या आ जाएगा? h/λ। फोटोन का जो मोमेंटम होता है, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है।
जो फोटोन होता है उसका जो मोमेंटम होता है, समझ लो बात ध्यान से गौर से, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h अपॉन लेमडा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे बेटा? h अपॉन लेमडा के बराबर हमारे पास होता है। क्या होता है? h अपॉन लेमडा के बराबर होता है। ये MCQs के अंदर भी पूछते हैं मेरे बेटा, और आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो शुरू यहाँ से होगा। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो शुरू यहाँ से होगा। कुछ याद हो ना याद हो, ये पूरी डेरिवेशन नहीं आती एग्जाम के अंदर, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं आती एग्जाम के अंदर। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। MCQs आप देखोगे बहुत दफ़ा पूछते हैं कि फोटोन का मोमेंटम डैश होता है, इसी फार्मूले को आगे पीछे कर देते हैं, कभी लेमडा ऊपर कर देते हैं, कभी एच नीचे कर देते हैं, कभी सी घुसा देते हैं बीच में। तो ख्याल रखिएगा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि फोटोन का मोमेंटम h अपॉन लेमडा के बराबर होता है। ये पिछले सवाल में जो थोड़ा सवाल पैदा हो गया था, इसको दोबारा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये ठीक है मेरे बेटा, मुझसे मिस्टेक हुई थी, बाद में जो किया मैंने गलत किया। मैंने ऊपर लेमडा एक्स है, लेमडा एक्स की वैल्यू 10 की पावर -10 है, और नीचे लेमडा पी है। यहाँ पे क्या है मेरे बेटा? लेमडा पी है। तो नीचे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -6 आएगी। जो नीचे हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर -6 वैल्यू आएगी। लिखने में मुझसे पता नहीं, वो होता है ना बात हमारा वानी में, आगे पीछे मिस्टेक हो जाती है। नीचे जो वैल्यू है वो -6 है। नीचे जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू हमारे पास मेरे बेटा -6 वैल्यू है। अब डिवाइड करोगे शहजादे तो आंसर जो है वो 10 की पावर -4 ही आएगा। अब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 की पावर -4 हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। देखो अहम बात ये है कि आज जो कुछ भी पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये उसमें हेल्प आउट करेंगे। अगर ये नहीं पता होंगे तो सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। अगर ये नहीं पता होगा तो आगे के सारे टॉपिक का सत्यानाश हो जाएगा। फोटोन की एनर्जी एच न्यू भी होती है, एच सी अपॉन लेमडा भी होती है, और फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर हो गया मेरे बेटा? एच अपॉन, यहाँ से देख लो मेरे बेटा, एक तो ये याद होना चाहिए कि फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एच सी अपॉन लेमडा होगी। जो फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू भी लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, दोनों ऑप्शन है, दोनों लिख सकते हैं। और फोटोन का जो मोमेंटम हमारे पास होगा मेरे बेटा, गौर से देख लो कि जो फोटोन का मोमेंटम होगा वो एच अपॉन लेमडा होगा। ये दोनों फार्मूले आपको पक्के 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 याद होने चाहिए, ताकि कल हम जो टॉपिक करेंगे कॉम्पोनेंट इफेक्ट का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाजमी एग्जाम में कभी ना कहीं से घुमा फिरा के पूछ जरूर लेते हैं। ख्याल रखना टॉपिक हमारा कॉम्पोनेंट इफेक्ट का होगा। कल इंशाअल्लाह ताला हम जो टॉपिक है वो कॉम्पोनेंट इफेक्ट का करेंगे। दूसरी बात ये एक